पत्नी का सच, सुहागरात पर खुला ऐसा राज। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मेरी उम्र 22 साल है। लोग मुझे आज भी एक साधारण, शांत और मासूम लड़की मानते हैं, लेकिन मेरे जीवन के पीछे जो सच छिपा है, अगर वो कभी दुनिया के सामने आ जाए तो शायद लोग मुझे पहचानने से भी इनकार कर दें। आज मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ ताकि वो राज जो मेरे दिल में सालों से कैद है, किसी और की जिंदगी को अंधेरे में न डुबो दे। मैं लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमारे परिवार में पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई आदित्य था। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने और डायरी लिखने का शौक था। मैं एक शांत और गंभीर स्वभाव की लड़की थी, लेकिन मेरा बचपन सामान्य नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती थी, नेहा, लड़कियां जितनी चुप रहें उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। शायद उनकी ये बात मेरे पूरे जीवन पर हावी हो गई। जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तभी से मेरे जीवन की दिशा बदलने लगी। हमारी कॉलोनी में एक परिवार नया नया शिफ्ट हुआ था। उनके बेटे का नाम करण था। करण उम्र में मुझसे बड़ा था, लगभग 6 साल। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण और चालाकी छिपी रहती थी। शुरू शुरू में वो बहुत मददगार और सभ्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरे करीब आने की कोशिशें शुरू कर दी। शुरू में मुझे लगता था कि ये सब मेरी गलतफहमी है, लेकिन एक दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं सन्न रह गई। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और नीचे भाग आई। लेकिन उस दिन से मेरी नींदें उड़ गईं। मैंने मम्मी को सब बताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जब मैंने इशारों इशारों में उन्हें बताया तो उन्होंने साफ कह दिया, नेहा, ऐसे मुद्दों पर जुबान खोलने से लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। चुप रहना सीखो। उनके ये शब्द मेरे लिए सदमे से कम नहीं थे। मैं चाहकर भी आवाज नहीं उठा सकी। इसके बाद करण ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वो कहता, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। दरअसल, उसने मेरे कुछ फोटो खींच लिए थे जब मैं बालकनी में थी। उस जमाने में फोन कैमरा नया नया आया था और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरी तस्वीरें ले चुका है। धीरे धीरे मैं उसकी जाल में फंसती चली गई। मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा। मैं टॉपर हुआ करती थी, लेकिन 12वीं में मेरे नंबर गिर गए। घर वाले डांटते, लेकिन मैं किसी को असल वजह नहीं बता पाती। कॉलेज जाने के बाद करण का शिकंजा और भी कस गया। वो मेरे कॉलेज तक आ जाता और मुझे ब्लैकमेल करता। कई बार उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे अकेले मिलूं। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन बाहर से सबके सामने मुस्कुराती रहती। समय बीता और मेरी उम्र शादी की हो गई। पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, नेहा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है। मेरे होश उड़ गए। मुझे डर था कि अगर मेरी शादी हो गई और करण ने कुछ खुलासा कर दिया, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने करण से कहा, देखो, अब मुझे छोड़ दो। मेरी शादी हो रही है। लेकिन वो हंस पड़ा और बोला, नेहा, शादी के बाद भी तुम मेरी रहोगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा अतीत सबको बता दूंगा। मैंने रोते हुए उससे विनती की, लेकिन वो नहीं माना। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे दूल्हे का नाम आरव था। वो दिल्ली में इंजीनियर था। पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना सीधा सादा और अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आया है। उसकी मुस्कान में सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिल में एक डर गड़ा हुआ था। शादी के दिन सब कुछ धूमधाम से हुआ। रिश्तेदार आए, संगीत, हल्दी, मेहंदी, हर रस्म निभाई गई। मैं बाहर से खुश दिख रही थी, लेकिन अंदर से कांप रही थी। शादी की पहली रात आई। कमरे को फूलों से सजाया गया था। मैं लाल जोड़े में, घूंघट में बैठी थी। दिल धड़क रहा था। आरव कमरे में आया। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन था। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, मुझे नहीं पता तुमने अब तक क्या क्या झेला है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। वो करण का था। अगर आज रात तुमने मुझे मिलने नहीं बुलाया, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला दूंगा। मेरे हाथ कांप गए। फोन छिपाते छिपाते आरव की नजर पड़ गई। उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ लिया। आरव का चेहरा पढ़कर मैं समझ गई कि सब खत्म हो चुका है। वो गुस्से से कांप रहा था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, बस कमरे से बाहर निकल गया। मैं सुबकती रह गई। उसी पल मेरी सुहागरात का सपना चकनाचूर हो गया। आरव ने उस रात कोई बात नहीं की। सुबह जब घरवाले आए तो उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके व्यवहार से साफ झलक रहा था कि वो भीतर से टूटा हुआ है। शादी के बाद मैं दिल्ली आई। आरव ने मुझसे दूरी बना ली। वो दिन रात ऑफिस में रहता और घर आकर चुपचाप सो जाता।
मैं उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो टाल देता। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, आरव, मुझे सच कहने दो। जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। मैं मजबूर थी। करण ने मुझे सालों तक ब्लैकमेल किया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। आरव चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने सब बता दिया तो उसने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, सच छिपाना गुनाह से भी बड़ा होता है। अगर तुम शादी से पहले मुझे सच बता देती तो शायद मैं तुम्हें और मजबूती से संभाल पाता। लेकिन अब। उसकी आंखों में निराशा थी। मेरे लिए ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, करण यहीं दिल्ली में भी मेरा पीछा कर रहा था। एक दिन उसने ऑफिस से लौटते वक्त मुझे रास्ते में रोक लिया और कहा, नेहा, मैंने कहा था न कि शादी के बाद भी तुम मेरी रहोगी। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब बहुत हो चुका, मैं अब तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगी। वो हंस पड़ा, जाओ, सबको बताओ, लेकिन याद रखना, समाज और तुम्हारा पति तुम्हें ही दोषी मानेंगे। उसकी बातें सच थीं। मैं समाज के डर से कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। आरव को करण के बारे में खुद ही पता चल गया। उसने करण को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो मेरे घर के बाहर घूम रहा था। आरव ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन पहली बार आरव ने मुझसे कहा, नेहा, अब मैं समझा कि तुमने कितनी यातनाएं सही हैं। लेकिन हमें अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। मेरे दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। धीरे धीरे हमारे बीच फिर से विश्वास बनने लगा। आरव ने मुझे सहारा दिया और मैं भी उससे सच्चा रिश्ता निभाने लगी। लेकिन मेरी सुहागरात की वो रात, जब मेरा अतीत सामने आया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनकर हमेशा के लिए मेरे दिल पर गया। करण के जेल जाने के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार थोड़ी शांति आई। मुझे लगा था अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। आरव ने मेरे लिए खड़ा होकर जो किया, उससे मेरा मन भर आया। मैं हर पल यही सोचती, काश मैंने शादी से पहले उसे सच बता दिया होता। लेकिन वक्त को वापस मोड़ना किसी के बस में नहीं होता। आरव अब पहले जैसा नहीं था। वो मुझसे दूरी भी नहीं बना रहा था और पहले जैसी नज़दीकी भी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक सवाल हमेशा तैरता रहता, क्या नेहा मुझे सचमुच भूलकर सिर्फ मेरी बन पाएगी। दिन बीतते गए। मैं कोशिश करती कि उसे हर बात साफ साफ बताऊं, पर मेरा अतीत बार बार मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता। शादी के 2 महीने बाद अचानक करण जेल से बाहर आ गया। मैं दंग रह गई। पता चला कि उसने किसी बड़े नेता के जरिए जमानत करवा ली थी। जिस रात मुझे ये खबर मिली, मैं कांप उठ। आरव ने गुस्से में कहा, नेहा, अब हमें डर कर नहीं जीना। अगर वो सामने आया तो इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में पहली बार मैंने ऐसा गुस्सा देखा। लेकिन मेरे दिल में खौफ था। मैं जानती थी करण सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अब आरव को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक शाम मैं अकेली घर पर थी। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन गेट पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, नेहा, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। तुम्हारा पति चाहे जितना ताकतवर बन जाए, लेकिन मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा, करण। कागज पढ़ते ही मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत आरव को फोन किया। वो घर आया और उस खत को फाड़कर फेंक दिया। लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उस रात उसने पहली बार मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, नेहा, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। करण की हरकतें बढ़ती चली गईं। कभी वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा रहता, कभी मेरी सखी के फोन पर मैसेज भेजता। एक दिन तो उसने आरव को सीधा कॉल करके कहा, तुम्हारी बीवी मेरी थी, तुमने बीच में आकर उसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं वर्ल्ड। आरव ने उस दिन फोन फेंक दिया और कहा, नेहा, यह अब पुलिस का नहीं, हमारा मामला है। इस आदमी को सबक सिखाना होगा। मैंने डरते हुए कहा, नहीं आरव, हिंसा से कुछ नहीं होगा। हमें कानून पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आरव अब बदला लेने के मूड में था। एक रात मैं डायरी लिख रही थी। तभी अचानक मेरी अलमारी से एक पुरानी डायरी गिर गई। ये वही डायरी थी जिसमें मैंने अपने कॉलेज के दिनों की सारी बातें लिखी थी, करण की ब्लैकमेलिंग, उसका मेरे पीछे पड़ना और मेरी मजबूरी। आरव ने वो डायरी पढ़ ली। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नेहा, अब मुझे तुम्हारी पीड़ा समझ आई। तुमने सच में नर्क झेला है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तभी आरव ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इसमें एक ऐसा सच लिखा है जो मुझे तोड़ रहा है। मैं सन्न रह गई। उसने उस डायरी का एक पन्ना खोलकर दिखाया। उसमें लिखा था, आज करण ने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी मां का राज सबको बता देगा। आरव ने पूछा, ये मां का राज क्या है?
मैं चुप रही। मैं सालों से ये राज छुपाए हुए थी। दरअसल करण सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरी माँ को भी ब्लैकमेल करता था। सच ये था कि मेरी माँ ने अपने इलाज के लिए उससे पैसे लिए थे और उसने उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे दबोचा था। आरव ये सुनकर हिल गया। उसने कहा, मतलब तुम्हारी माँ भी करण के जाल में फंसी थी? मैंने रोते हुए सिर हिलाया। कुछ दिनों तक वो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे और मेरी माँ को संभालना शुरू किया। उसने कहा, अब हमें मिलकर इस आदमी को खत्म करना होगा। छठा मोड़, निर्णायक रात। एक रात करण ने मुझे फोन करके कहा, नेहा, कल रात तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति और पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मैं कांप गई। मैंने आरव को सब बताया। उसने गुस्से में कहा, बस अब खेल खत्म। उस रात आरव ने प्लान बनाया। हम दोनों पुलिस के साथ करण के बताए ठिकाने पर पहुंचे। करण वहां पहले से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था। वो बोला, नेहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे जेल हो जाए या मौत। तभी पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन करण ने अचानक चाकू निकालकर मेरी तरफ दौड़ लगाई। मैं चीख पड़ी। उसी वक्त आरव ने बीच में आकर वार झेल लिया। खून की धार बहने लगी। मेरी चीख से पूरा माहौल कांप उठा। पुलिस ने करण को पकड़ लिया, लेकिन आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सातवां मोड़, अस्पताल की रात। आरव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं उसके पास बैठी रोती रही। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। उस रात मैंने भगवान से प्रार्थना की, अगर आरव को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। सुबह आरव होश में आया। उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, नेहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में पहली बार फिर से वही प्यार झलक रहा था। अंतिम मोड़, करण इस बार लंबे समय के लिए जेल चला गया। सबूत इतने मजबूत थे कि वो बच नहीं सका। मेरी माँ ने भी रोते हुए मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी कमजोरी ने तुम्हें नर्क झेलने पर मजबूर किया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। धीरे धीरे मेरी और आरव की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन सुहागरात का वो सच, करण का साया, हमेशा के लिए मेरी आत्मा पर गया। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर उस रात मेरा फोन न बजा होता तो शायद मेरी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन शायद यही किस्मत थी।